नमस्कार दोस्तों, दधिमति संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अधिगम पे चर्चा कर रहे थे। इससे पहले अधिगम की परिभाषा, अधिगम किस किस तरीके से होता है और अलग अलग उम्र के जो बच्चे हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सब में अधिगम किस तरीके से होता है और अधिगम किस तरीके से किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनात्मक बालकों में अलग अलग प्रकार से उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, ये हमने अधिगम के साथ साथ, अधिगम की परिभाषा के साथ साथ हमने इसको विधिवत तरीके से अध्ययन कर लिया है। आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों और जो थिंकिंग है, जो चिंतन है, उस चिंतन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अधिगम को प्रभावित किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं, तो आज हम इन्हीं चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अधिगम में से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से भी खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और चिंतन, इन दोनों विषयों पे जो है विस्तृत तरीके से चर्चा कर लेते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक: अभिप्रेरणा, रुचि व तत्परता, बुद्धि, परिपक्वता, समय व थकान, सीखने की विधि, विषय वस्तु का स्वरूप, आयु। आयु का बहुत ही महत्व रहता है अधिगम, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे अधिगम का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम होने लगता है। लेकिन अधिगम होता सभी प्रकार की उम्र में समान रूप से होता है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और उचित वातावरण, स्थायी स्मृति की सर्वश्रेष्ठ विधि अंतर विधि मानी जाती है। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, स्थायी स्मृति की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो अंतर विधि है। तो ये उचित वातावरण है, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है, आयु है, विषय वस्तु का स्वरूप है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है अधिगम को प्रभावित करती हैं। अधिगम के प्रकार। और दोस्तों, अधिगम के प्रकार में रॉबर्ट गेने ने जो एक पिरामिड दिया है, इस पिरामिड में से लगभग हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्होंने 8 प्रकार के अधिगम बताए हैं। इन्होंने अधिगम का जो पिरामिड दिया था उसको 8 तरीके से उसको अलग अलग भागों में विभक्त किया और ये सरल से जटिल की ओर होता है, यानी कि इसका जो क्रम होता है वो नीचे से ऊपर की ओर होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। और इस पिरामिड को हम जब पढ़ेंगे तब ये सरल से जटिल की ओर होगा और 1 से 8 की ओर होगा। पहले यानी कि ऊपर, ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं इसमें ऊपर 8 होगा और नीचे 1 होगा। तो हमें इसको नीचे से ऊपर की ओर ऐसे याद करना है, सरल से कठिन की ओर। तो 1 नंबर है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला अधिगम, रॉबर्ट गेने के अनुसार है ये। चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, पांचवा है विभेद अधिगम, छठा है संप्रत्य अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम और आठवां है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और इन्होंने पिरामिड बना करके 8 भागों में इसको विभक्ति किया है और ये सरल से जटिल की ओर है। अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम किस तरीके से स्थानांतरण होता है, यानी कि सीखने के बाद उसको प्रयोग में लेकर के और किस तरीके से, जैसे कोई चीज़ सीख ली और अब उसमें किस तरीके से और नया अधिगम
हो सकता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। जब किसी स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में प्रयोग किया जाता है तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। तो अधिगम के स्थानांतरण किस किस तरीके से होते हैं? पहला होता है सकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है तो इसे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण या धनात्मक या अनुकूलन स्थानांतरण भी कहते हैं। तो ध्यान रखें, सकारात्मक के दो और नाम हैं, एक है धनात्मक स्थानांतरण और एक है अनुकूलन स्थानांतरण। जब एक सीखी हुई बात दूसरे उसी प्रकार की किसी दूसरे में काम आती है, दूसरी स्थिति में वो ज्ञान काम आता है, तो उसे अनुकूलन स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाना सीख लेता है। दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण। जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में बाधा बने तो इसे नकारात्मक या ऋणात्मक या प्रतिकूलन स्थानांतरण कहते हैं। तो नकारात्मक के दो नाम क्या हैं? प्रतिकूल स्थानांतरण भी इसको कहा जाता है। लेकिन ये एक स्थिति से सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरे में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कला विषय का विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। अमेरिका के ड्राइवर को भारत में कार चलाने में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि भारत में जो कार चलती है वो लेफ़्ट साइड से जाती है और राइट साइड से अप या डाउन होती है ऐसे। लेकिन अमेरिका में इसका उल्टा होता है, लेफ़्ट साइड से वो डाउन होती है और राइट साइड से वो अप होती है। और एक होता है तीसरा शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण, जब एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी स्थिति में न तो वह सहायक होता है और न ही बाधक होता है, तो इसे शून्य स्थानांतरण भी कहते हैं। जैसे कबीर के दोहे याद कर लेने पर रहीम के दोहे याद करने में न तो बाधा उत्पन्न होती है और न ही वो उसका अधिगम स्थानांतरण होता है। दोस्तों, आगे हम चर्चा कर लेते हैं चिंतन पे। चिंतन, थिंकिंग। चिंतन एक ऐसा ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति चिन्हों, प्रतीकों, विचारों आदि के आधार पर किसी वस्तु या घटना का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। चिंतन एक ऐसा ज्ञानात्मक व्यवहार है जिसमें व्यक्ति चिन्हों, ध्यान रखें, चिन्हों, प्रतीकों, विचारों आदि के आधार पर वस्तु या घटना का मानसिक चित्रण करते हुए समस्या का समाधान करता है। चिंतन के साधन कौन कौन से हैं? चिंतन के साधन चार होते हैं। पहला है बिंब, जिसे प्रतिमा कहा जाता है। दूसरा है संप्रत्यय, जिसे विचार कहा जाता है। तीसरा है चिन्ह, जिसे प्रतीक कहते हैं। और चौथा है भाषा। भाषा के माध्यम से वो कुछ सीखने का या चिंतन करने का प्रयास करता है। चिंतन की प्रकृति। चिंतन एक संज्ञानात्मक क्रिया है। चिंतन किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अग्रसर होता है। चिंतन एक अदृश्य और अव्यक्त व्यवहार है। चिंतन एक आंतरिक क्रिया है। चिंतन के समय बाहरी क्रियाएं बंद हो जाती है। चिंतन के द्वारा किसी समस्या का समाधान किया जाता है। चिंतन करके ही हम किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चिंतन एक मानसिक खोज है, जो कि गत्यात्मक खोज नहीं है। चिंतन एक मानसिक खोज है, न कि एक गत्यात्मक खोज है। चिंतन के प्रकार। प्रत्यक्षात्मक, जिसे मूर्त चिंतन कहते हैं। दूसरा है संप्रत्यात्मक, इसे अमूर्त चिंतन कहते हैं। तीसरा है विचारात्मक, इसे तार्किक चिंतन कहते हैं। चौथा है सृजनात्मक चिंतन। तो चिंतन की चार प्रकार हुए: प्रत्यक्षात्मक, संप्रत्यात्मक, विचारात्मक और सृजनात्मक। चिंतन एवं अधिगम। चिंतन एवं अधिगम। चिंतन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य साधन है।
यानी कि सीखने और सिखाने के लिए चिंतन बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना उचित चिंतन करना जानता है वह उतना ही उचित अधिगम करेगा और समाज में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका का निर्वहन करेगा। एक शिक्षक को बालक में चिंतन क्षमता का विकास करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, जो इस प्रकार है। एक शिक्षक को निम्न में से ये प्रयास करने चाहिए ताकि बालक जो है वो चिंतन कर सके। पहला है प्रत्यक्षीकरण एवं अनुभव प्रदान करना, यानी कि बालक को अलग अलग अनुभवों के माध्यम से उनको बताना। भाषा के विकास पर बल देना। रटने की आदत को दूर करना, यानी कि उसको करके सीखना या जो किंडरगार्टन या खेल विधि है उसके अनुसार उसको सिखाना। किसी भी विषय में रुचि पैदा करना, जागृत करना। वाद विवाद व तर्क वितर्क के अवसर प्रदान करना। उत्तरदायित्व का कार्य सौंपना, यानी कि उसको नेता बनना आदि नेतृत्व क्षमता प्रदान करना। स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध करवाना। इससे वो जो है बालक में चिंतन करने की क्षमता का अधिक विकास होगा। तो दोस्तों, ये चिंतन के कुछ साधन थे और चिंतन का अधिगम किस प्रकार हो सकता है, आज हमने इस पे चर्चा कर ली है। और दोस्तों, हम अगले वीडियो में अभिप्रेरणा पे जो है बात करेंगे और अभिप्रेरणा के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और जो वीडियो हैं प्रश्नोत्तरों पे हम उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और आपको यदि कोई प्रश्न मन में है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।